और साथों कोई नौकरी न करते थे। बस उनके पास सिर्फ एक पालकी थी जिस पर वो गांव की हर दुल्हन को रुखसत करते थे। गांव वाले खास तौर पर भाइयों से उस पालकी की बुकिंग करवाने आते थे, जिनके भाई ढेर सारे पैसे लेते थे, क्योंकि जो दुल्हन उस पालकी के बगैर रुखसत होती थी वो सारी उम्र बांझ रहती थी, जबकि पालकी में बैठने वाली दुल्हन बहुत जल्द हामला हो जाती थी और 7 बेटे जनती थी। कुछ दिनों बाद मेरी सहेली की शादी हुई तो चुपके से मैं भी उस पालकी में दुल्हन के साथ बैठ गई, मगर उस वक्त पांव तले से जमीन निकल गई जब अचानक। मेरा नाम ज़हरा है, मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे भाई मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते थे। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जिंदगी में कभी कोई फरमाइश की हो और मेरे भाइयों ने मेरी वो फरमाइश पूरी न की हो। जब मेरे वालिदैन जिंदा थे तब भी मेरे भाई मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर अब जब से उनका इंतकाल हुआ है तो उन्होंने मुझे घर की बड़ी का ओहदा दे दिया है। हालांकि मुझसे बड़ी खाला भी घर में मौजूद हैं, जो मेरी वालदा की सगी बहन है, जिन्होंने हम बहन भाइयों को कभी भी अपनी औलाद से कम नहीं जाना, मगर फिर भी हर फैसला मुझसे पूछकर ही किया जाता है। मैंने अपने सबसे बड़े भाई से कहा कि आप अब शादी कर लें, मेरा बहुत दिल करता है कि कोई मेरी भी भाभी हो। अजमल भाई मुस्कुरा कर बोले, सबसे पहले हम तुम्हारी शादी करेंगे, उसके बाद ही अपने मुतालिक सोचेंगे। मैं उनकी इस बात से चिढ़ गई और बोली, नहीं नहीं अजमल भाई, सबकी शादियां उम्र की तरतीब से ही होंगी। मेरे भाई ने मेरा हाथ थाम लिया और बोले, ज़हरा, मुझे नहीं मालूम कि मेरी बीवी कैसी होगी, वो तुम्हारा ख्याल भी रख पाएगी या नहीं। मैं भी इंसान हूँ, इंसान तो होता ही खता का पुतला है। कल कला को अगर मेरी बीवी ने मुझसे तुम्हें मुतनफिर करने की कोशिश की और मैं हो भी गया तो क़यामत के रोज अपने वालिदैन को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए सबसे पहले तुम्हारी ही शादी की जाएगी। मैं चुप कर गई थी। अजमल भाई ने रिश्ते कराने वाली औरतों से मेरी शादी के मुतालिक क्या रखा था। अब हर रोज कोई ना कोई औरत मेरा रिश्ता लेकर आ जाती थी, मगर मेरे भाइयों को कोई लड़का मेरे शायाने शान ही नहीं लगता था। आखिरकार एक रिश्ते कराने वाली आंटी मेरे लिए शहर से रिश्ता ले आई थी। लड़का पढ़ा लिखा था, शक्लो सूरत का भी अच्छा था, बैंक में मुलाजमत करता था, इसीलिए मेरे भाइयों ने वो रिश्ता कबूल कर लिया था। मुझे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। इसीलिए एक प्यारे से दिन मेरी अली से मंगनी हो गई थी। मंगनी की रस्म के बाद उसकी बहन ने अपने भाई का नंबर चुपके से मुझे थमा दिया था और मैं वो नंबर देखकर झेंप गई थी। अजीब से एहसास के तहत मेरा दिल डूब कर उभर रहा था। मंगनी की तकरीब खत्म हो गई तो सब अपने अपने घरों में चले गए थे। मेरे भाई भी अब आराम की नीयत से अपने अपने कमरों में चले गए थे, मगर मैं सहन में टहल रही थी। मुझे अजीब सी बेकरारी लगी हुई थी। समझ में नहीं आता था कि अली से बात करूं या ना करूं। बहुत सोचो विचार के बाद मैं इस फैसले पर पहुंची थी कि मुझे अपने मंगेतर से बात कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने अली का नंबर डायल किया और उससे बात करने के लिए छत पर चली गई। मैंने जैसे ही छत पर कदम रखा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। मेरा दिल खौफ से कांपने लगा था। छत पर मेरे भाइयों की करामाती पालकी पड़ी होती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर ही कुछ मौजूद है। मैं जल्दी से उस पालकी की तरफ अभी बढ़ी ही थी कि अचानक उस पालकी से निकलकर कोई चीज मुझ पर झपट पड़ी थी। मेरी हल्की सी चीख बरामद हुई और मैं पीछे की जानिब गिर गई थी। मैं इतनी हवास पाख्ता थी कि देख ही नहीं पाई कि पालकी से क्या चीज निकली है। अचानक मुझे दीवार कूदने की आवाज सुनाई दी तो मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने नीचे झांक कर देखा तो कुछ भी नजर न आया था। मैं जल्दी से नीचे भागकर आ गई थी। मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो खाला बेखबर सो रही थी। थोड़ी देर बाद जब मेरी हालत जरा बेहतर हुई तो मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा। उस पर अली की कॉल मिली हुई थी। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि ये क्या हो गया। मैंने फोन कान से लगाया और सरगोशी के अंदाज में हेलो कहा था। अली की मुतफक्किर आवाज गूंजी थी। वो बोला, क्या बात है ज़हरा, सब ठीक है ना? तुम चीखी क्यों थी? रात के 12 बज चुके हैं। क्या तुम्हारे घर में कोई चोर घुस आया था? अली एक ही सांस में मुझसे कई सवाल पूछ बैठा था। मुझे उसकी ये फिक्र अच्छी लगी थी। मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल भाई की पालकी से बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया था। अली मेरी बात सुनकर हंस दिया था और बोला, वाह, क्या बात है मेरी मंगेतर की, जो एक बिल्ली से डरती है। फिर वो जरा संभल कर बोला, तुम्हारे भाई की पालकी, वो कहाँ से आई? मैं अली के सवाल पर परेशान हो गई थी, इसीलिए बोली, कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया था। सारी रात मेरे कानों में अली की आवाज गूंजती रही थी। मैं नींद में भी उससे ही बातें करती रही थी। सुबह खाला ने मुझे बड़ी मुश्किल से कॉलेज के लिए जगाया था। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैं काफी लेट हो चुकी थी। खाला कहने लगी, ज़हरा, आज तुम कॉलेज मत जाओ, तुम्हें काफी देर हो गई है। मैं झट से बोली, नहीं नहीं खाला, मैं छुट्टी नहीं कर सकती, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने नाश्ता छोड़ा और जल्दी से कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई थी। इतने में वैन आ गई
और मैं भागकर वैन में जा बैठी, जबकि मेरी खाला मुझे पीछे से आवाजें देती ही रह गई थी। दरअसल मैं एक गांव में रहती हूँ। हमारा गांव तरक्की पजीर है, यहाँ बहुत सी सहूलतें भी हैं, लेकिन तालीम के लिए हमें गांव से मुलाकात छोटे से कस्बे में जाना पड़ता था। मेरे भाइयों ने मेरे लिए वैन का बंदोबस्त किया हुआ था, जो मुझे मेरे दरवाजे से लेकर जाती और दरवाजे पर ही छोड़कर जाती थी। आज मुझे कॉलेज जाने की इतनी जल्दी नहीं थी। असल में मैं अपनी सहेली शबनम से मिलना चाहती थी। मैं उससे कल रात वाले वाकये के मुतालिक बात करना चाहती थी। शबनम ही वो वाहिद लड़की थी जिससे मैं अपने दिल की तमाम बातें कर लिया करती थी। मैंने उसे बताया कि मैंने कल शब अली से फोन पर बात की है। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। फिर मैंने उसे पूरा वाकया सुना डाला और बोली, न जाने अली मेरे बारे में क्या सोचता होगा। शबनम ने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं ज़ारा, इस वक्त परेशान होने वाली बात ये नहीं है कि अली तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा, बल्कि असल परेशानी की बात तो ये है कि कल शब पालकी से क्या निकला था। मैं चुपचाप शबनम की बातें सुनती रही थी। वो बोली, ज़ारा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे भाई पिछले 10 बरसों से वो पालकी चला रहे हैं। उस पालकी में जो भी लड़की शादी करके रुखसत होती है उसके यहाँ सारे बेटे पैदा होते हैं, मगर जो लड़की किसी और पालकी में बैठकर रुखसत होती है वो सारी जिंदगी औलाद की खातिर तरसती रहती है। सब गांव वाले इस राज को जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर उस पालकी में ऐसा क्या है। मैं शबनम की बात सुनकर एकदम गुस्से में आ गई और बोली, शबनम, तुम जानती हो ना कि वो पालकी करामाती है, और फिर तुम और गांव वाले इस राज को जानने वाले होते कौन हो। मैं वहां से उठकर चली गई थी। बात ये नहीं थी कि मुझे शबनम की बात अच्छी नहीं लगी थी, बल्कि असल में तो उसकी बात सुनकर मैं खुद परेशान हो गई थी। मैंने आज तक यही सोचा था कि उस पालकी से औलाद इसलिए मिलती है क्योंकि वो करामाती है, मगर आज शबनम ने कह दिया कि न जाने क्या राज है। ये बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से झंझोर डाला हो। क्या सच में उस पालकी में कोई राज छुपा हुआ था, और क्या कल रात मैं अपने भाइयों के राज तक पहुंच सकती थी। ये बातें सोच सोचकर मेरा बुरा हाल हो गया था। छुट्टी के वक्त शबनम मेरे पास आई और हाथ जोड़कर बोली, ये लो ज़ारा, मुझे माफी दे दो, मैंने गलत बात कर दी है। मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, प्लीज तुम अपना मूड सही कर लो। मैं शबनम की बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी थी। मैं घर आई तो खाला किचन में मौजूद थी। मुझसे कहने लगी, ज़ारा, मुंह हाथ धोकर जल्दी से किचन में आ जाओ, खाना लग चुका है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए जल्दी से लिबास तब्दील करके किचन में चली गई थी। मैं किचन में बैठकर खाला से बातें करने लगी। मैं बोली, खाला, हमारे गांव में और भी तो बहुत सी पालकियां हैं जो बहुत सस्ते दामों दुल्हन को रुखसत करवा कर उसके घर तक छोड़ाती हैं, मगर फिर भी सब हमारी पालकी को ही क्यों चुनते हैं? हमारी पालकी तो बहुत महंगी भी है। खाला मुस्कुराकर बोली, क्योंकि तुम्हारे भाइयों की पालकी बख्तावर है। जो भी उस पर सवार होता है उसको 7 बेटे अता करती है, मगर जो उससे मुंह मोड़कर किसी और पालकी को उस पालकी पर तरजीह देता है तो फिर वो सारी उम्र औलाद को तरसता रहता है। मैं बोली, खाला, हमारी पालकी के पास ये करामत कहां से आई? मेरा सवाल सुनकर खाला एकदम से परेशान हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे सवाल से नाखुश हुई हो, वो मुझसे कोई बात छुपाना चाहती हो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, बेटी, बात की खाल मत उधेड़ दिया करो, खाना खाकर अपने कमरे में जाओ, मुझे और भी बहुत से काम है। मैं कमरे में आ गई। दराज से मोबाइल निकालकर देखा तो उस पर अली की बहुत सी कॉल्स आई हुई थी। मैंने मुस्कुराकर मोबाइल एक जानिब रख दिया था। अगले दिन मैं जब कॉलेज गई तो शबनम मुझसे लिपट कर ज़ारो ज़ार रोने लगी थी। मैं बहुत परेशान हो गई कि न जाने क्या बात है। मैं जल्दी से बोली, शबनम, क्या बात है? मेरा दिल बैठा चला जा रहा है। वो बोली, मेरी शादी तय हो गई है। मैं शबनम की बात सुनकर तंग रह गई थी। अभी तो उसकी शादी के कोई आसार ही नहीं थे। मैं बोली, ये क्या कह रही हो तुम? शबनम रोते हुए बोली, मेरी खुशियों की कातिल मेरी खुद की फुप्पो है। उन्हें मुझ पर जरा तरस नहीं आया जो अपने बदमिजाज और अक्खड़ से बेटे के लिए मेरा रिश्ता ले आई। मैं बोली, शबनम, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? शबनम ने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया था। वो बोली, मैं खुश नहीं हूं। मैं शबनम के लिए बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या करूं। मैंने घर जाकर भी ये बात खाला को बताई थी। खाला जानती थी कि भरी दुनिया में मेरी एक ही दोस्त है। मैं उनसे अक्सर अपनी सहेली के मुतालिक बातें करती रहती थी। मेरी बात सुनकर वो भी मुतफक्किर हो गई थी। कहने लगी, वालिदैन को यूं अपने बच्चों से पूछे बगैर रिश्ता नहीं करना चाहिए। अब शबनम हर वक्त उदास सी रहती थी। मैं उसकी दिलजोई करने की कोशिश करती, मगर उसके मिजाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन शबनम कॉलेज में आई तो वो बहुत खुश लग रही थी। मैंने उससे खुशी की वजह पूछी तो वो मुस्कुरा कर बोली, ज़ारा, मेरी फुप्पो का बेटा आदिल इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी। उसकी बात सुनकर मैं हंस दी थी और बोली, अच्छा जी, ये इंकिशाफ तुम पर कैसे हुआ? शबनम बोली,
कल शाम आदिल मेरे लिए फूल लाया था, उससे मेरी बात हुई, तब मुझे पता चला कि वो इतना भी बुरा नहीं है। वो तो किसी और की मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी हुई थी, जिसकी वजह से मैं आदिल की चाहत को देख ही नहीं सकी। मैं तो शबनम की बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम ये क्या कह रही हो? तुम किसी से मोहब्बत करती थी, मगर तुमने आज तक मुझसे इस बात का तस्करा नहीं किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शबनम मुस्कुराकर बोली, मैं इंतजार कर रही थी कि मैं तुमसे ये बात सही वक्त आने पर करूं, मगर सही वक्त आया ही नहीं। देखो, अब मैं आदिल की अमानत हूं। मैं बोली, शबनम मुझे बताओ, आदिल से पहले तुम किसको चाहती थी? वो संजीदा हो गई थी, कहने लगी, गुजरे वक्त की बात करके मुझे दुखी मत करो, बस छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। फिर वो बोली, ज़हरा तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे अक्सर कहा था कि मुझे इस बात का बहुत तजस्सुस है कि न जाने तुम्हारे भाई की पालकी में ऐसा क्या है कि जो भी उसमें बैठे उसको 7 बेटे अता हो जाते हैं। मैं बोली, हाँ मुझे याद है, तुम ये बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे हाथ वो राज लग गया है? वो बोली, अभी तो नहीं लगा, मगर चंद दिन बाद जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं उस राज तक पहुंच जाऊंगी। मैं मुंह बनाकर बोली, शबनम मैं भी उस पालकी का राज जानना चाहती हूँ। मुझे आज भी वो रात याद है जब उस पालकी में से किसी चीज ने निकलकर मुझ पर हमला किया था। मैं चाहती हूँ कि हर रात से पर्दा उठ जाए। शबनम बोली, अगर ऐसी बात है तो चलो, जिस दिन मैं रुखसत होने लगूं तुम भी मेरे साथ बैठ जाना और हर चीज अपनी आंखों से देख लेना। मैंने झट से शबनम को गले लगा लिया था। उसने सच में दोस्ती का हक अदा कर दिया था। कुछ ही दिनों बाद शबनम की शादी थी। अब उसने कॉलेज आना छोड़ दिया था। मैंने भी चंद रोज की छुट्टी ले ली थी ताकि मैं उसकी शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती। मैंने हर चीज में शबनम की मदद की थी। मेहंदी की शब शबनम मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई थी। उसने अंदर से कुंडी लगा ली और बोली, ज़हरा क्या तुम सच में पालकी का राज जानना चाहती हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बोली, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम मेरी बात गौर से सुनो। पालकी में जब हम बैठ जाएंगे तो तुम पर एक बहुत बड़ा इंकिशाफ होगा, मगर तुमने चुप रहना है। अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज पर बड़ी गहरी निगाह रखनी है, मगर चुप रहना है। हकीकत खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैंने उससे वादा कर लिया कि जैसे वो कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। यूं मैं सारी रात जागती रही थी। मुझे रह रहकर शबनम की बातें परेशान कर रही थी। न जाने वो मेरे भाई की पालकी के मुतालिक ऐसा क्या जानती है जो मुझे बार बार खबरदार कर रही है। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। मैंने खाला को बता दिया था कि आज मेरी सहेली की बारात है, मैं घर देर से ही वापस आऊंगी। खाला ने मेरे सर पर प्यार दिया और मुझे रुखसत कर दिया। मैं शबनम के घर पहुंची तो उसने मेरे कान में कहा, ये बात मेरे घर में भी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम मेरे साथ रुखसत हो रही हो। मैं उसकी इस बात पर भी मुत्तफिक हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही बारात की रुखसती का शोर होने लगा तो शबनम ने सुर्ख दुपट्टा मेरे सर पर भी उड़ा दिया था। सबसे पहले नजर बचाकर मैं जाकर पालकी में बैठ चुकी थी। थोड़ी देर बाद शबनम भी आकर बैठ गई थी। मैंने उससे गुफ्तगू करने के लिए लब ही खोले थे कि उसने फौरन से अपने लबों पर हाथ रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया था। मैं खामोश हो गई थी। पालकी चलती गई। अचानक शबनम फूट फूट कर रोने लगी। पालकी रुकने लगी तो उसने मेरे कान में कहा, चुप रहना। इतना कहकर उसने पालकी से छलांग लगा दी, जबकि मेरे सातों भाई जो पालकी उठाया करते थे जल्दी से पालकी की जाने बढ़े थे। मैंने घूंघट चेहरे पर मजीद झुका लिया था। वो मुझे देखकर मुतमईन हो गए थे। वो वापस जाकर पालकी उठाने लगे थे। मैं चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद मेरी पालकी रुक गई थी। मुझसे बड़ा 7वें नंबर का भाई फयाज मेरे पास आया और बोला, शबनम जल्दी से इस पालकी से निकलो। मैंने भाइयों को चकमा दे दिया है। मैं तो दंग रह गई थी। मैंने नफी में सर हिलाया था। वो बोला, शबनम मुझे ज्यादा नखरे मत दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। मैं चुप थी। चुपचाप उठकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी न जाने किस तरफ रवा दवा थी। मैंने सोचा कि जब मैं शबनम के ससुराल की तरफ पहुंचूंगी तब उससे मिल लूंगी। भाई मुझे एक घर के पास ले गया था जहां ना तो शामियाने थे और ना ही बारात का माहौल था। मैं बहुत सहम गई थी। भाई बोला, शबनम गाड़ी से निकलो। मैं निकल आई। शबनम ने मुझसे वादा लिया था कि मैं चुपचाप सारी कार्रवाई देखूंगी, इसीलिए मैं चुप थी। भाई ने मेरा हाथ एक औरत के हाथ में थमा दिया। वो मुझे एक कमरे में ले गई। भाई दरवाजे से ही रुखसत हो गया था। वो औरत मेरे पास आई तो उसने घूंघट पलट दिया था। उसने मेरा मुंह हाथ में पकड़कर झिंझोर डाला था। वो बोली, शक्ल तो तेरी काफी अच्छी है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा अच्छा मुआवजा मिल जाएगा। मैं उस औरत की बात सुनकर थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली, तुम कौन हो? वो हंसकर बोली, मैं तेरी मालकिन हूँ। मैंने तुझे 25 लाख में खरीद लिया है। अब तुझे आगे बेचकर मैं मुनाफा कमाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो औरत उठकर चली गई। उसने कमरे को बाहर से कुंडी लगा दी थी। मैं फूट फूट कर रोती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया है या फिर मेरी सहेली ने। मेरी सहेली शबनम हर चीज से वाकिफ थी
तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? थोड़ी देर बाद कमरे में एक मोटा सा मर्द दाखिल हुआ था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था। वो बोला, आज तो बहुत अच्छी लड़की मिल गई है। मैं दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार कर दुआएं करने लगी थी। मैं बोली, अल्लाह मुझे बचा ले। वो मर्द कदम कदम चलता मेरी जानिब बढ़ रहा था जब अचानक कमरे का दरवाजा धाड़ की आवाज से खुला था। मेरा भाई फयाज जल्दी से कमरे में दाखिल हो चुका था। उसके पीछे ही मेरे बाकी 6 भाई थे। मैं उठकर फयाज के गले लग गई और रोने लगी थी। वो भी बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। फयाज मुझे अपने साथ ले गया और बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। मैदान खाली था। मैं थी और मेरे साथों भाई थे। मैं बोली, भाई मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। मुझे बताओ, क्या आप लोग आज मेरी दोस्त शबनम को बेचने वाले थे? ये पालकी क्या है? ये मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है? मेरा सबसे बड़ा भाई आगे बढ़ा और बोला, ज़ारा, जब अब्बू की वफात हुई ना, तो मैं उस वक्त छोटा था। मुझे इतना होश नहीं था कि पैसे कैसे कमाया जाए। फिर तुम सब मेरी जिम्मेदारी थे। मैं बहुत परेशान था। तब मुझे अब्बू के एक दोस्त ने मशवरा दिया कि मैं पालकी बना लूं, क्योंकि हमारे गांव में तमाम दुल्हनें पालकी में ही रुखसत होती थी। मैंने पालकी बना ली, मगर मेरी पालकी में कोई दुल्हन रुखसत न होती थी। एक औरत ने बहुत कम दामों में मेरी पालकी की बुकिंग करवाई थी। जब उसकी बेटी की शादी हो गई तो अल्लाह ने उसे 7 बेटे अता कर दिए। हमारी खाला ने घर घर जाकर मशहूर करना शुरू कर दिया कि हमारी पालकी करामाती है। जो भी इसमें रुखसत होकर जाती है उसके यहाँ 7 बेटे पैदा होते हैं। और फिर खाला ने मुझे एक उस्ताद का बताया और कहने लगी कि वहां जाकर जादू सीख ले। उस आदमी ने मुझे तलाक कराने का जादू सिखा दिया था। अब जो लड़की हमारी पालकी में बैठकर रुखसत नहीं होती थी, मैं उस पर काला जादू कर देता और उसे तलाक हो जाती थी। यूं मैंने बहुत सी लड़कियों के घर उजाड़ दिए। फयाज बोला, खाला की शादी शबनम के मामू के साथ हुई थी, मगर उन दोनों में निभा ना हो सका और तलाक हो गई। खाला उम्र भर मुझे यही सबक देती रही कि मैंने उनका बदला लेना है। इसीलिए जब मैं जवान हुआ तो मैंने शबनम को अपने प्यार के जाल में फांस लिया था। मेरी ये ख्वाहिश थी कि शादी की रात उसे आगे बेच दूंगा। जब खाली पालकी उसके ससुराल जाएगी तो मेरी खाला का इंतकाम पूरा हो जाएगा। मगर जब हमने पालकी उसकी ससुराल के दरवाजे पर उतारी तो उसमें से शबनम निकल आई। तब मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी थी कि अगर शबनम यहाँ है तो फिर मैं किसे बेच आया हूँ। जब हम यहाँ आए तो तुम यहाँ पर थी। मैं अपने भाइयों की बातें सुनकर रोती रही थी। मैं बोली, भाई मैं तो समझी थी कि पालकी में कोई चीज रहती है। उसने मुझ पर झपट्टा मारा था। भाई बोले, वो कोई चोर उचक्का होगा जो पालकी चुराने आया होगा। मेरे भाई, मेरा मान, मेरी मोहब्बत आज मेरी नजरों में गिर चुके थे। मैं रोने लगी और बोली, भाई मुझे आपके साथ घर नहीं जाना। मुझे आप लोगों से कराहियत महसूस होती है। मुझे खाला से भी नफरत हो रही है। आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो जानी थी। मेरे सातों भाई मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगने लगे थे। मैं बोली, भाई मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। तब मेरे बड़े भाई ने आगे बढ़कर अपनी पालकी तोड़ दी थी। वो बोले, बुराई का खात्मा कर दिया है मैंने, अब तो मुझे माफ कर दो। मैं उनको माफ करने की पोजीशन में नहीं थी, मगर मैं उनके साथ घर वापस चली गई थी। मैंने खाला को भी आड़े हाथों लिया था। वो भी शर्मिंदा थी। मैंने गौर किया था कि मेरे सातों भाई सुधर चुके थे। उन्होंने बुराई छोड़ दी थी, खैर के काम करने लगे थे। मेरा भी दिल मोम हो गया। मैंने उन्हें माफ कर दिया। कुछ महीने बाद मेरी शादी अली के साथ होना है, मगर मेरे दिल में बहुत खौफ है कि अगर मेरे साथ वो हो गया जो मेरे भाइयों ने लोगों की बेटियों के साथ किया था तो मेरा क्या बनेगा। यही खौफ मुझे अंदर ही अंदर से खाए चले जा रहा है। जुल्म खत्म हो जाए तब भी उसके निशान बाकी रह जाते हैं।